आज यूनिट 4 में सॉलिड स्टेट 4 करेंगे, बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हर बार आता है, वो है ब्रैग्स इक्वेशन। तो सबसे पहले ब्रैग इक्वेशन करेंगे। ब्रैग इक्वेशन जो है एक्सरे विवर्तन का यूज़ करके जो है ब्रैग ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का जो है अध्ययन किया था। एक्सरे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं और ये ब्रैग इक्वेशन पे ही बेस्ड है। तो इसमें जो है जो विवर्तन है उसके कंसेप्ट का उपयोग करते हैं। विवर्तन में ये है कि विवर्तन की अगर हम डेफिनेशन करें तो विवर्तन कोई भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव किस या कोई साउंड वेव कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, जब कोई भी वेव अपनी वेवलेंथ के किसी भी अपर्चर से टकराती है तो वो मुड़ जाती है। इसे मुड़ने को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो उस तरंग की तरंग दैर्घ्य है उसी ही रेंज का जो है वो अपर्चर या वो होना चाहिए जिससे ये मुड़ती है। जैसे कि साउंड वेव्स हैं, जो ध्वनि तरंगे हैं, इनका तरंग दैर्घ्य होता है मीटर्स में, और जो हमारे दरवाजे खिड़कियां वगैरह हैं इसका तरंग दैर्घ्य भी मीटर्स में होता है। इसलिए अगर हम एक कमरे में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ मुड़ के दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन जो प्रकाश के तरंगे हैं उनका तरंग दैर्घ्य हमारे जितने भी अपर्चर होते हैं ये इन सब से क्या है काफ़ी कम होती है। तो इसलिए प्रकाश अगर एक कमरे में जा रहा है तो बहुत ही कम मुड़ता है, दूसरे कमरे के अंदर वो नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह से जो एक्स रेज होती हैं, जो एक्स किरणें होती हैं, उनका तरंग दैर्घ्य ये जो क्रिस्टल के बीच के जो जालक होते हैं इनके बीच की दूरी की कोटि का ही होता है। जो इनके बीच की दूरी की पावर होती है, जो जिस साइज की दूरी होती है क्रिस्टल जालकों के बीच की, वही तरंग दैर्घ्य एक्स रेज की होती है। इसलिए एक्स रे की सहायता से हम क्रिस्टलों का अध्ययन कर सकते हैं। ब्रैग में हम ये देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक क्रिस्टल लिया, ये एक क्रिस्टल जालक है और ये दूसरा क्रिस्टल जालक है। अब कोई जो वेव है ये आई पहले जालक से और इससे जो है टकराकर मुड़ गई। इसी तरह से कोई दूसरी वेव उसके नीचे वाले जालक तल से टकराकर मुड़ी और ये दोनों वेव जो हैं आगे जाके आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमें विवर्तन का परिरूप प्राप्त होता है। अब किस तरह से मिलती हैं देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक वेव चली है, ये यहाँ से टकराकर मुड़ी। इसका जो नीचे वाला है क्रिस्टल या जो नीचे वाला जो क्रिस्टल तल है उसके एटम से दूसरी वेव टकराकर मुड़ी। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो इस वेव का जो है नीचे वाला जो भाग है जो जिसे गर्द कहते हैं और इसका ये जो ऊपर वाला भाग है जिसे हम श्रृंग कहते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो ये जब नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से मिलेगा तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इस कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। इसी तरह से ये जो वेव है जो ऊपर वाले क्रिस्टल तल से टकरा के यहाँ पहुँची है और यहाँ पे जो नीचे वाले ये तल है, इससे भी नीचे वाला तल या कोई एटम हो सकता है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए ये भी श्रृंग है, इसका ये भी है। तो ये दोनों आपस में मिलकर संपोषी व्यतिकरण करेंगे और जो वेवलेंथ है उसका एम्पलीट्यूड, फाइनल जो वेवलेंथ मिलकर बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी कुछ वेव तो ऐसी होंगी कि जो विनाशी व्यतिकरण शो करेंगी और कुछ ऐसी होंगी संपोषी शो करेंगी। तो हमें विवर्तन के प्रारूप मिलेंगे जिसमें कुछ हमारे पास रिंग्स होंगी जो चमकीली होंगी और कुछ कैसी होंगी, ब्लैक होंगी। तो ऐसे चमकीली ब्लैक इस तरह की रिंग्स का जो है हमें विवर्तन पैटर्न मिलेगा। और ये क्यों रिंग्स बनते हैं ये हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर से देख लिया। इसके बाद है अब इसका जो है हम ब्रैग इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ब्रैग इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने जो पीछे किरणें थी इनका एक सिंप्लीफाइड प्रतिरूप लिया है। यहाँ पर ये डिफरेंट प्लेन्स हैं, ये ए प्लेन है क्रिस्टल का, बी प्लेन है, सी प्लेन है। तो एक जो रे आ रही है, एक्स रे आ रही है जो इस एटम से टकरा रही है क्यू बिंदु पे और यहाँ से विवर्तित होके क्यू आर डायरेक्शन में चली जा रही है परावर्तित होकर। फिर एक दूसरी किरण है एस टी, ये भी टी बिंदु पर यहाँ से ये नीचे वाला जो इसके समानांतर प्लेन है बी बी डैश, इससे टकराती है और टकराकर टी यू डायरेक्शन में चली जाती है। अब क्योंकि हम परावर्तन के नियमों से जानते हैं कि जिस कोण पर कोई किरण जो है आपतित होती है उसी कोण पे वो परावर्तित होती है। तो यहाँ पर इसका जो आपतन कोण था वो थीटा था, तो इसका जो परावर्तन कोण है वो भी कैसा होगा, थीटा होगा। और यहाँ पर थीटा है तो ये वैल्यू भी कैसी होगी, थीटा ही होगी। अब देखिए कि यहाँ से
अब जो दोनों किरणें हैं इनमें ये जो किरण है इसने इतनी दूरी तय की और इस किरण को यहाँ पे अगर हम देखें कि इस किरण ने इतनी दूरी तय की है और इस किरण ने ये दूरी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो तय की है इससे। यहाँ से देखो, यहाँ से इस पे लंब डालो, इस पे लंब डालो, तो ये जो बीच की दूरी है ये इस तरह से ये वाली दूरी, ये दूरी इस नीचे वाली किरण ने क्या की है, एक्स्ट्रा तय की है। इसको हम कहते हैं दोनों किरणों का पथांतर, दोनों के पथांतर, दोनों के पथ में कितना अंतर है। एक्चुअली इस पथ के अंतर पे ही डिपेंड करेगा कि वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा या विनाशी होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 तरंग दैर्घ्य और ये हाफ, इतना नीचे वाली ने तय किया। शुरू में तो इनका तरंग दैर्घ्य बिल्कुल समान था। देखिए यहाँ पे नीचे भी ये है इस तरह से, ये ऊपर की तरफ जो श्रृंग है ये भी है यहाँ पे फिर गर्त आया इसके अंदर, इस तरह से जो है क्रेस्ट और ट्रफ जो है अलग अलग इनको मिलते जा रहे हैं। लेकिन जब इसने यहाँ पे नीचे वाले, क्योंकि ये तो ऊपर वाले कण से टकरा के लौटी थी और ये नीचे वाले कण से टकरा के लौटी है, तो इसको इतना जो है एक्स्ट्रा तय करना पड़ा अपना रास्ता, और जिससे क्या हुआ कि इनका पथांतर बदल गया। देखो यहाँ पे ये जो है इसका क्रेस्ट बन रहा है और यहाँ पे क्या है, इसका ट्रफ है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या शो किया, विनाशी। जब यहाँ पर ये टकराई तो इन्होंने ये 2 तरंग दैर्घ्य के बराबर जो है डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय किया, तो इसमें जो है वापस वैसे की वैसी ही शेप इसकी आ गई और यहाँ पर कैसा व्यतिकरण हुआ था, संपोषी। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका संपोषी व्यतिकरण हुआ या विनाशी, कि नीचे वाली जो किरण है उसने कितना एक्स्ट्रा पाथ जो है वो लिया है और वो एक्स्ट्रा पाथ उसके तरंग दैर्घ्य के कितने गुना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये संपोषी व्यतिकरण है या विनाशी व्यतिकरण है। तो इस डायग्राम में हमने जब देखा कि यहाँ से इस बिंदु पे यहाँ पे लंब डाला नीचे वाली किरण पे, और इस बिंदु से यहाँ पर लंब डाला, ये V बिंदु पर काट रहा है और ये W बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर जो नीचे वाली किरण है उसने VTW इतना जो पथ है वो एक्स्ट्रा लिया है। तो हमारा जो एम है अब इसमें डिराइव करने का कि हम ये देखें कि जो नीचे वाली किरण है उसने कितना एक्स्ट्रा जो है पथ वो तय किया है, जिसकी वजह से इन दोनों में पथांतर आया है। तो हम VT का मान ज्ञात करेंगे और VT और TW का मान बराबर है तो इसका 2 गुना कर देंगे, तो ये दोनों किरणों के पथांतर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि इसमें लिखेंगे कि हम ए डैश, BB डैश और CC डैश इन सब क्रिस्टलों के बीच की दूरी बराबर है। हमने पहले भी कहा था कि जो समानांतर क्रिस्टल हैं उनके बीच की दूरी बराबर होती है और उसके फॉर्मूले भी हमने बताए थे। इसके बाद है कि लैम्डा एक्स किरणों का पुंज जिसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा है क्रिस्टल तल पर टकराता है, और यहाँ से PQ और ST आपतित और QR और TU परावर्तित किरणें हैं। यदि आपतन कोण थीटा हो तो VQT और TQW भी थीटा होंगे। देखिए ये कोण थीटा है, तो क्योंकि ये हमने इस पे लंब डाला है, ये वाला पूरा कोण, ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब और ये एंगल भी कितना है, पूरा 90 है, तो ये थीटा इससे ये 90 माइनस थीटा हुआ और ये पूरा एंगल भी 90 है, तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, थीटा। तो थीटा कौन है, इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण समान है तो इसलिए ये वाला एंगल भी कैसा होगा, थीटा होगा। और हमारा एम हमें ध्यान रखना है कि V और T ये हमें निकालना है, और ये जो दूरी है ये क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी है। और यहाँ से Q से हमने T पे लंब डाला था तो ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है ये वाला। तो कोई भी अगर हम त्रिभुज लेते हैं या ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो हमें VT निकालना है, तो थीटा के ये सामने वाली भुजा है तो ये लंब होगी, और ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि हमने यहाँ से लंब डाला था। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा QT हमारे पास क्या होगी, कर्ण। और लंब और कर्ण में जो संबंध होता है वो होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब इस VT को निकालने के लिए हम साइन थीटा लेंगे, क्योंकि कर्ण हमें पता है, 2 क्रिस्टल जालकों के बीच की दूरी हमें पता है और या हमें निकालनी है जो भी, इससे हमें कंसर्न है। और VT जो है वो पथांतर, आधा पथांतर है उसका, इसलिए, और इन दोनों के बीच में संबंध आएगा साइन थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू VT अपॉन QT, यानी और इसी तरह से अगर दूसरे एंगल के लिए ले तो साइन थीटा हो जाएगा WT अपॉन QT, और जो पथांतर है वो है VT प्लस TW। तो पथांतर है हमारे पास VT प्लस WT
और इक्वल टू वी टी का मान है क्यू टी साइन थीटा और डब्ल्यू टी का मान है क्यू टी साइन थीटा। और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनको हम जोड़ दें, ये आ गया 2 क्यू टी साइन थीटा और क्यू टी क्या है, ये क्यू टी है, ये दोनों क्रिस्टल जालकों के बीच की दूरी डी है, तो इसलिए हम क्यू टी की जगह रखेंगे डी 2d साइन थीटा। ये जो पथांतर है वो क्या आ गया 2d साइन थीटा। अब हमने जो पहले कहा था कि अगर 2d साइन थीटा, इसमें संपोषी जो है व्यतिकरण कब होगा, दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे पे सेम फेज में कब मिलेंगी, वो तब मिलेंगी या तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक तरंग दैर्ध्य के बराबर हो, या वो 2 तरंग दैर्ध्य के बराबर हो, या तरंग दैर्ध्य का 3 गुना हो या 4 गुना हो। क्योंकि अगर उसका विषम गुणांक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये हुआ 1.5 गुना, ये एक तरंग दैर्ध्य और ये आधा, तो विनाशी व्यतिकरण होता है, यानी कि एक तो पूरा उसने कवर कर लिया, दूसरा आधा किया। और अगर ये पूरे ही सम संख्या के अंदर, ये पूरे गुणांकों के अंदर ये कवर करता है डिस्टेंस, तो ये कैसा होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। तो अधिकतम तीव्रता वाली एक्स किरणों के लिए क्या होगा, ये जो पथांतर हमने निकाला था, दोनों किरणों के डिस्टेंस निकाला था बीच का, जो उसने नीचे वाली किरण ने एक्स्ट्रा तय किया था, वो n लैम्डा के इक्वल है। यानी कि या तो वो नीचे वाली किरण 1 लैम्डा के बराबर दूरी तय करे या 2 या 3 इस तरह से। तो अधिकतम तीव्रता वाली एक्स किरणों के लिए जो है हमें 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा होगा। अब n का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, वो पीछे हमने डायग्राम से समझा है, तो इसलिए ये हमारे पास समीकरण आ गई 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। n को हम कहते हैं कि उसकी जो फ्रिंजेस आती है वो कौन से ऑर्डर की हैं। अगर 0 ऑर्डर की है तो बीच वाली बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से जो है n का मान निकाला जा सकता है। अब ये देख लीजिए, ये एक क्रिस्टल जालक है, ये कण है, ये थीटा एंगल पे आई थी किरणें, थीटा एंगल पे ही चली गई, लैम्डा तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं, ये क्रिस्टल जालकों के बीच की दूरी है, और ये हमारे पास आ गई है ब्रैग इक्वेशन 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब हम इसके ऊपर, और साइन थीटा का मान अधिकतम 1 होता है, इसलिए मिनिमम जो लैम्डा है डी है वो साइन थीटा के व्युत्क्रमानुपाती है, तो साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होगा, तो डी का जो मिनिमम मान है वो होगा ND/2। ये कम से कम दूरी है जो कि ब्रैग इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। अब ब्रैग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। पहला है, किसी क्रिस्टल के प्रथम कोटि परावर्तन 5.9 डिग्री कोण पर प्राप्त होता है यदि एक्स किरण तरंग दैर्ध्य 62 एंगस्ट्रॉम हो तो तल अंतराल ज्ञात करो। देखिए, पहले हम ब्रैग इक्वेशन लिख लेंगे, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। प्रथम कोटि का मतलब कि वो कौन सी डिग्री का जो है हमें विवर्तन का प्रारूप मिला है, तो प्रथम कोटि का मतलब n की वैल्यू ये दे रखी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, और थीटा यहाँ पर 5 डिग्री 9 मिनट्स है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी दे रखी है 0.103, और x किरणों का तरंग दैर्ध्य 0.62 एंगस्ट्रॉम है, और ये यहाँ पे हमने रख दिया, तो d 1 और 0.62 2 इंटू 0.103, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 3.009 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि हमने यहाँ पर तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में लिया था, तो इसलिए क्रिस्टल जालकों के बीच की दूरी भी एंगस्ट्रॉम में आई है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो इंटू 10⁻⁻8 कर दीजिए, और अगर आप इसे मीटर में लिखना चाहते हो तो इंटू 10⁻10 मीटर्स में आ जाएगा। फिर एक है एग्जाम्पल कि एक किसी क्रिस्टलीय ठोस BC संरचना पर एक्स किरणों के आपतित करने पर तल है 200। हमने देखे थे कि कई तरह के तल होते हैं, तो ये जो तल दे रखा है इन्होंने 200 दे रखा है, और उस तल पर 16 डिग्री का परावर्तन प्राप्त होता है। इकाई कोशिका की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है हमें। लैम्डा दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, और उसने कहा है कि 16 डिग्री पर प्राप्त है, ये n1 दे रखा है इसमें इन्होंने, तो लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, d हमारे पास आ जाएगा λ/2 साइन थीटा, तो लैम्डा और साइन थीटा की वैल्यू रख के हमारे पास आ गई d की वैल्यू 2.90। फिर हमने d का फॉर्मूला किया था, d इज इक्वल टू a/√h² + k² + l²।
तो यहाँ पर जो है उसने तल दिया है 200, तो हमारे पास h की वैल्यू हो गई 2 L 0 K 0, तो 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ऊपर a, और 2D200 हमने एक्सरे पैटर्न से ब्रैग इक्वेशन से जो है वो निकाल लिया था। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2.9, और इसको सॉल्व करके a की वैल्यू 5.8 एंगस्ट्रॉन्ग आई, क्योंकि यहाँ पर हमने लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉन्ग में लिया था, इसीलिए हमारे पास इकाई कोशिका की लंबाई भी जो है वो एंगस्ट्रॉन्ग में ही आई है। इसकी एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं हम, कि एक एक्सरे किरण है जिसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो है 0.071 नैनोमीटर, यहाँ पे नैनोमीटर में दिया है, और वो 110 जो है रॉक सोल्ट यानी नमक के जो प्लेन है कौन सा 110 उससे परावर्तित होती है, और लैटिस कांस्टेंट यानी जो ए है जो उसकी एक कोशिका की जो लंबाई है वो है 0.28 नैनोमीटर। और फिर उसने ये कहा है कि जो हमें जो इसका ऑर्डर ये एंगल निकालना है किस एंगल पे हुई है, और सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन फैक्टर यानी एन की वैल्यू कितनी दी है, इसने हमें 2 दी है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम क्या क्या दिया है, लैम्डा ये दे रखा है 0.071 नैनोमीटर, लैटिस कांस्टेंट ए ये दे रखा है 0.28 नैनोमीटर, और जो प्लेन है यानी कि एच के एल वैल्यू है वो है 110, और सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो इसका मतलब हमारे पास एन स्मॉल एन जो आता है वो है 2, और थीटा हमें निकालना है। सबसे पहले हम ब्रैग समीकरण लेंगे, तो ब्रैग समीकरण में है ये ब्रैग समीकरण आगे 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, d की वैल्यू निकालते हैं हम a √h² प्लस k² प्लस l², हमें a दे रखा है उसने 0.28 नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो यहाँ पर 0.28 इंटू 10⁻⁹, और अंडर रूट ये 110 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये आ गया 0.28 इंटू 10⁻⁹ अपॉन √2 मीटर, क्योंकि हमने a को मीटर में चेंज कर लिया था। फिर ब्रैग इक्वेशन में रख दें d की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है 2d sin थीटा, तो यहाँ पे d की वैल्यू जो ये आई है यहाँ पे रख देंगे d की वैल्यू, और n की वैल्यू तो 2 है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.071 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.28 इंटू 10⁻⁹ बाय √2 sin थीटा इक्वल टू ये वैल्यू आ गई है। फिर साइन थीटा के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने पे आता है 0.3586, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3586। अब हमें मालूम है जिस तरह से लॉग टेबल होता है तो लॉग टेबल से हम एंटी लॉग निकालते हैं, इसी तरह से हमारे पास साइन के भी टेबल होते हैं, साइन इनवर्स के भी टेबल होते हैं, तो वहाँ से 0.35 को 8 और 6 पे देख के हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आता है 21.01 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग हमें से 21 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं सॉरी ये आएगा 21.01 डिग्री, और इससे जो एंगल आएगा हमारे पास वो आएगा 21 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं।